गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, इस टॉपिक में हमें बल आघूर्ण कैलकुलेट करना है विद्युत द्विध्रुव में, जबकि वो किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में रखा हो। बल आघूर्ण को टॉर्क कहते हैं। तो हमें कैलकुलेट करना है टॉर्क, यानी टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हमें 3 छोटे टॉपिक का नॉलेज होना आवश्यक है। क्या है ये 3 टॉपिक? ये हैं, पहला है समरूप विद्युत क्षेत्र, ये किसे कहते हैं ये हमें पता होना चाहिए। फिर हमें विद्युत द्विध्रुव के बारे में पता होना चाहिए, और नेक्स्ट हमें ये पता होना चाहिए कि बल आघूर्ण किसे कहते हैं। जब हमें ये तीनों टॉपिक पता होंगे तो हम विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण को कैलकुलेट कर लेंगे। कहाँ? समरूप विद्युत क्षेत्र में। तो पहले देखते हैं समरूप विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। तो समरूप विद्युत क्षेत्र या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा फील्ड होता है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इक्वल होती है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के द्वारा दिखाया गया है। इसमें हर एक लाइन के बीच में बराबर गैप है, बराबर दूरी है। इसका मतलब ये जो बराबर दूरी है ये रिप्रेजेंट कर रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर है हर एक पॉइंट पर। इस फील्ड में हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इक्वल है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? बराबर है, समरूप है, समान रूप से है, कहीं ज्यादा और कहीं कम नहीं है। अब अगर ये असमान होता तो कैसे इसको दिखाते? हम इसे दिखा सकते थे कि अगर यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन एक्स्ट्रा हो इस तरीके से, तो इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अधिक हो गई। कहां से? इधर किसी और जगह के पॉइंट के कंपैरिजन। तो ये एक असमान विद्युत क्षेत्र हो जाता। परंतु यहाँ पर इन सब के बीच में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन है बराबर डिस्टेंस है, इसलिए ये फील्ड, ये जो डायग्राम है ये प्रदर्शित करता है कि ये एक समरूप विद्युत क्षेत्र है। नेक्स्ट है विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव एक सिस्टम है। विद्युत द्विध्रुव क्या है? एक सिस्टम जिसमें इक्वल मैग्नीट्यूड के 2 पॉइंट चार्ज एक दूसरे से अल्पतम डिस्टेंस पर रखे हों, परंतु दोनों जो पॉइंट चार्ज हैं इनका जो नेचर है वो क्या है? अपोजिट होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए। तो इसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। इस निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। इसमें 2 पोल हैं, माइनस और प्लस। ये दोनों पॉइंट चार्ज हैं, ये पोल की तरह बिहेव करते हैं। तो यहाँ पर जब 2 पोल हैं तो इन दोनों पे अलग अलग फोर्स लगेगा, माइनस पे अलग और प्लस पे अलग। तो ये अलग अलग फोर्स लगने से इसमें एक आघूर्ण उत्पन्न होता है। आघूर्ण का मतलब है घुमाने का काम करता है। तो यहां से हम पढ़ेंगे कि बल आघूर्ण क्या होता है। बल आघूर्ण किसे कहते हैं? बल आघूर्ण को टॉर्क कहते हैं। तो जो बल आघूर्ण है ये, अगर सपोज दैट यहां पर हमने एक लकड़ी की छड़ ली, इस पर एक फोर्स इधर से अप्लाई हुआ, माना ये क्या है? F1, और दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में इस कॉर्नर पर अप्लाई किया, ये क्या है? F2। तो क्या होगा? ये रोटेट होने लगेगा, इधर से ये इधर को जाएगा और इधर से कहाँ आएगा? ये इस फोर्स के कारण इधर को आएगा। तो इस तरीके से ये छड़ इस पॉइंट के चारों ओर क्या होगा? रोटेट होगा। तो जब किसी एक वस्तु पर, एक ही ऑब्जेक्ट पर 2 फोर्स अप्लाई होते हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है और इस पे 2 क्या हो रहे हैं? फोर्स अप्लाई हो रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर से और एक
इधर से कुछ डिस्टेंस पे, तो ये क्या करेंगे, इसे घुमाने का काम करेंगे। तो इसको घुमाने का जब ये काम करेंगे तो इसे ही आघूर्ण कहेंगे। और इन दो जो फोर्स इस पे F1 और F2 लग रहे हैं, इसे बल युग्म कहेंगे, यानी कपल फोर्स कहते हैं। तो ये जो जब बल युग्म लगता है किसी वस्तु पर, तो ये वस्तु को घुमाने का काम करता है और इसे ही बल आघूर्ण कहते हैं। तो बल आघूर्ण का यहाँ से फॉर्मूला निकलता है, इसे टॉर्क कहते हैं और इसे टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। टाउ टाउ बराबर होता है फोर्स इनटू इनके बीच की लंबवत दूरी। फोर्स इनटू दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो यहां पर जो ये दो फोर्स हैं, इनके बीच की जो लंबवत डिस्टेंस है कौन सी होगी, इस छड़ की लंबाई। और फोर्स कोई सा भी एक फोर्स इनमें से F1 या F2 हो सकता है, तो इसे कहेंगे बल आघूर्ण। इसका मात्रक, इसको हम अगर रिप्रेजेंट करें संकेत में, तो क्या हो जाएगा, F इंटू डी, और इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर। और बीमा कितनी आ जाएगी इसकी, m, फोर्स की बीमा होती है mL_T-2, और डिस्टेंस की बीमा होती है, डायमेंशन होती है कितनी, L होती है। इसे L से इसकी डायमेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक साथ हम अगर दोनों को लिखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा mL2T-2। तो इस टॉपिक को समझने से पहले हमें 3 टॉपिक इसमें समझने थे। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, दूसरा वैद्युत ध्रुव क्या होता है, और तीसरा बल आघूर्ण या टॉर्क क्या होता है। तो जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक ऐसा फील्ड है जहां हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है, इक्वल होती है। इसे अगर हम E से रिप्रेजेंट करें तो इसमें E की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट, इधर से इधर को। तो ये जो E है, इसकी इंटेंसिटी हर एक पॉइंट पर क्या है, बराबर है। तो ऐसे फील्ड को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। नेक्स्ट था वैद्युत ध्रुव। तो वैद्युत ध्रुव एक ऐसा निकाय, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें 2 पॉइंट चार्ज, पहला पॉइंट चार्ज और दूसरा पॉइंट चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड के, इनका मैग्नीट्यूड क्या होना है, बराबर होना है, एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखे हों। और ये जो पॉइंट चार्ज है, इनका नेचर विपरीत हो, यानी एक प्लस हो और एक माइनस हो। तो इस सिस्टम को कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। नेक्स्ट था बलागुण। बलागुण क्या हो गया, अगर किसी वस्तु पर बल युग्म काम कर रहा है, बल युग्म कपल फोर्स काम कर रहा है, तो ये वस्तु को रोटेट करने का काम करता है। तो उस कंडीशन में इस पे एक आघूर्ण, इस जो बल युग्म है, इसके कारण इसमें एक आघूर्ण उत्पन्न होता है, जिसे हम टॉर्क कहते हैं। और टॉर्क बराबर हो गया बल गुणा गई लंबवत दूरी, दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। तो इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें तो क्या हो जाएगा, F इंटू डी, और यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर। डायमेंशन आ जाएगी इसकी mL2T-2। तो अब हमें क्या टॉपिक डिस्कस करना है, अब हमें इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस डाइपोल को रखना है, और इस पे जो बल आघूर्ण लगेगा, जो टॉर्क होगा उत्पन्न, वो हमें कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर इसमें जो टॉर्क लगेगा, उसे कैलकुलेट करने के लिए हमने यहाँ पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है और इसमें डाइपोल को रखा है। तो अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E है और यहाँ पे हमने इसकी डायरेक्शन क्या ली है, प्लस एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग। तो माना अगर ये डाइपोल A B है और इसका प्रत्येक पॉइंट चार्ज A और B पे जो पॉइंट चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड है Q, और इनके बीच की डिस्टेंस है 2L। हमने इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में माना थीटा एंगल पे रखा है, एक एंगल पे रखा है, और माना वो एंगल है
थीटा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और इस पे हमने ए बी डाइपोल को थीटा एंगल पे रखा है। तो जैसे हम इसे इसमें रखेंगे ए बी को, तो क्या होगा, ए और बी पे दोनों क्या है, पॉइंट चार्ज हैं, इन पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होगा। तो माना बी पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इसे यहाँ पर मैं लिख देती हूँ F1। तो ये F1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा QE के इक्वल, बट विद पॉजिटिव साइन। जहां Q क्या है, B पर जो पॉइंट चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड, और वो कैसा पॉइंट चार्ज है, वो है प्लस का। और कहाँ रखा है इसे, इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा है। तो F1 क्या हो जाएगा, QE, और इसकी डायरेक्शन हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन के साथ। इसी तरीके से ए पर भी एक इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई हो जाएगा। माना इसे हमने यहाँ पे लिखा है F2। तो जो F2 है ये हो जाएगा QE के इक्वल विद नेगेटिव साइन, क्योंकि ए पर जो पॉइंट चार्ज है वो कैसा है, नेगेटिव है। तो हमें पता है कि अगर किसी भी वस्तु पर दो फोर्स या एक बल युग्म काम करता है, यहाँ पे क्या काम कर रहा है, F1 और F2 फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, बल युग्म काम कर रहा है। तो इनकी डायरेक्शन एक की इधर है और एक की इधर है, अपोजिट डायरेक्शन है। तो ये क्या करेंगे, इस AB को रोटेट करने की कोशिश करेंगे और इसे E के अलोंग लाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर एक टॉर्क जनरेट होगा। अब हमें यही टॉर्क इसमें कैलकुलेट करना है। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए माना यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिया है C, और B से C पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, C एंगल हो जाएगा 90 डिग्री का। अब यहाँ पे हमें एक त्रिभुज दिख रहा है, एक ट्रायंगल दिख रहा है ABC। तो हो जाएगा ट्रायंगल ABC में एंगल A है थीटा डिग्री का और एंगल C है B का। तो AB इसके लिए कर्ण हो जाएगा। यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं, इस ट्रायंगल में साइन थीटा इक्वल टू BC अपॉन AB, यानी BC बराबर हो जाएगा AB साइन थीटा। अब AB कितना है, AB इसमें डाइपोल है, डाइपोल की लेंथ है A से B तक, कितना है ये है 2L। तो हम इसे लिख सकते हैं BC इक्वल टू 2L साइन थीटा। इक्वेशन नंबर मान लो, इसे हमने मान लिया 1। अब जो टॉर्क है इसे हम टाउ से डिनोट करते हैं, और ये इक्वल होता है फोर्स, जो बल युग्म लग रहा है, जो कपल फोर्स लग रहा है, इसमें से कोई एक फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू इनके बीच जो फोर्स हैं, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स इनटू लंबवत दूरी, फोर्स इनटू लंबवत दूरी, ये हो जाएगा टॉर्क, बल आघूर्ण। यहाँ पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे F1 या F2 कोई हमें एक फोर्स लेना है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। तो मैंने यहाँ पे माना लिख दिया है F1 इनटू लंबवत दूरी कितनी है F1 और F2 के बीच में, F1 और F2 के बीच में जो लंबवत दूरी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, F1 इस लाइन के अकॉर्डिंग है और F2 इसके अकॉर्डिंग है। तो इन दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो कितनी है, BC। तो यहाँ पर हो जाएगा F1 इक्वल इंटू BC, वैल्यू पुट कर लीजिए। तो F1 की वैल्यू हो गई QE, और BC हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 से कितना है, ये हमारे पास 2L साइन थीटा। BC हमारे पास 2L साइन थीटा, तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो ये हो जाएगा 2L साइन थीटा। तो
टाउ बराबर हो जाएगा, अब इसे मैं रीअरेंज कर देती हूँ। क्या कर लिया मैंने, 2L को ले आई आगे, Q और E ले गई इसके बाद, तो ये इसे मैं लिख सकती हूँ 2LQ साइन थीटा। अब जो 2L इंटू Q क्या है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल में किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये होता है द्विध्रुव आघूर्ण P, तो ये हो गया PE साइन थीटा। तो जब हमने इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो इस पर एक बल आघूर्ण लगा जो कितना आया हमारा, PE साइन थीटा। अब इसका जो वैल्यू है ये थीटा पे भी डिपेंड कर रही है। तो किस तरीके से डिपेंड करेगी, यहाँ पे हम इसके विभिन्न वैल्यू, अलग अलग वैल्यूज रख के देखते हैं कितना आता है टाउ, कब मैक्सिमम आता है और कब मिनिमम आता है। तो कंडीशन नंबर 1, अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ, जो ए बी है ये ई के अलोंग है, जैसे ई है इसी डायरेक्शन में है, तो थीटा यानी थीटा इक्वल टू 0, तो ए यहाँ है तो बी यहाँ आ जाएगा, ये रोटेट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जब थीटा इक्वल टू 0 है तो साइन थीटा इक्वल टू हम रख सकते हैं साइन 0 डिग्री, और इसकी वैल्यू होती है 0, यानी टाउ इक्वल टू हो जाएगा 0, और ये टाउ की मिनिमम वैल्यू होगी, इससे कम 0 से कम टाउ नहीं होगा। तो जब हम इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को क्या कर रहे हैं, ई के अराउंड रख रहे हैं, यानी थीटा इक्वल टू 0 है तो ए यहाँ है और बी यहाँ है, इसको यहाँ ए बी को ई के साथ कोई भी एंगल नहीं है, इसी के साथ इसके पैरेलल हमने इसको यहाँ पर रख लिया। तो उस कंडीशन में इस पर कोई भी टाव नहीं लगेगा, यानी कोई भी बल आघूर्ण काम नहीं करेगा। तो जो ये दो बल युग्म है इसमें F1 और F2, ये क्या कोशिश कर रहे हैं, ए बी को ई के अकॉर्डिंग रखने की। अब इस पे कोई बल आघूर्ण नहीं लगेगा, तो ये क्या रहेगा, साम्य की अवस्था में, यानी संतुलित अवस्था में इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगा। नेक्स्ट कंडीशन है, अगर टाउ का जो वैल्यू है, थीटा की जो वैल्यू है, तो उस कंडीशन में टाउ कितना होगा। तो माना थीटा की हमने यहाँ पे वैल्यू ली है 90 डिग्री, तो साइन 90 इक्वल टू हो जाएगा 1, और इस कंडीशन में टाउ हो जाएगा पी ई के इक्वल, और ये टाउ की क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू। यानी जब यहाँ पर हम इस ए बी इलेक्ट्रिक डाइपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में 90 डिग्री पे रखते हैं, ये थीटा कितना जाता है 90, तो उस समय जो टॉर्क है उसकी जो वैल्यू है पीई हो जाएगी, और ये इस पर मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम टॉर्क अप्लाई होगा। तो हमेशा जब हम इसे इसके 90 एंगल पे रखते हैं किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये टॉर्क सबसे ज्यादा असंतुलित अवस्था में होता है, और टॉर्क जो है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल को संतुलन की अवस्था में लाने के लिए रोटेट करता है, और कहाँ ले आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई की डायरेक्शन के अलोंग ले आता है। तो इस तरीके से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम किसी विद्युत द्विध्रुव को रखते हैं तो उस पर एक बल आघूर्ण लगता है, यानी एक कपल फोर्स लगता है जो उसे रोटेट करने की कोशिश करता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक डाइपोल स्थिर अवस्था में नहीं रहता है। यानी ये बल आघूर्ण क्या काम करता है, ये इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को संतुलन की अवस्था में लाने का काम करता है, अगर हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड से किसी एक एंगल पे रखें। तो इस पे जो टॉर्क अप्लाई होता है वो आपका हो जाएगा पी ई साइन थीटा, और टाउ की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है, तो जो मिनिमम वैल्यू है वो है 0 और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है पी ई। तो जो टाउ निकला है, बल आघूर्ण कैलकुलेट किया है, वो आया है टाउ इक्वल टू पी ई साइन
थीटा। अब इसका जो यूनिट है वो तो बलागुण की यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर, और डायमेंशन हो जाएगी m L2 T-2। इस टॉर्क को, बलागुण को हम सदिश रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं, टाउ इक्वल टू P क्रॉस E। यानी इसकी जो डायरेक्शन होगी उसे हम स्क्रू के लॉ से निकाल सकते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, कि इसकी जो डायरेक्शन होगी वो दक्षिणावर्त पेंच के नियम से हम कैलकुलेट करेंगे। तो उसके अनुसार इस टाउ की जो डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, जो PE है इसके लंबवत, यानी इस डायग्राम में ये E है और ये P है, इस पे P की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, माइनस से प्लस की ओर। यहाँ पर ये है E की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन, और जो P की डायरेक्शन है वो क्या होती है डायपोल में, माइनस टू प्लस, यानी जो P है इसकी डायरेक्शन ये है। तो जो टाउ की डायरेक्शन होगी वो P और E के क्रॉस के लंबवत, इस तल के जो ये प्लेन है इसके परपेंडिकुलर होगी, यानी अंदर की ओर होगी दक्षिणावर्त नियम के अनुसार। इसमें जो टॉर्क होगा वो अंदर की ओर होगा। तो इस तरीके से अगर हम किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इस पे एक बल आघूर्ण काम करता है, जिसे हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसकी वैल्यू आती है PE साइन थीटा या P क्रॉस E। टाउ एक सदिश राशि है, इसकी भी एक डायरेक्शन है जो क्या होती है, PE प्लेन के परपेंडिकुलर लंबवत होती है अंदर की ओर, और इसकी यूनिट हो गई न्यूटन मीटर। दूसरा, जो हमारे पास दो कंडीशन आई थी, पहली कंडीशन में हमारे पास थीटा इक्वल टू जब 90 था तो इस कंडीशन में जो टॉर्क था वो हमारे पास 0 हुआ था, और इसे स्थायी संतुलन की अवस्था कहते हैं। स्थायी संतुलन की अवस्था कहते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में जब टॉर्क 0 होता है तो उस समय क्या था, कब 0 हुआ था, जब ये इलेक्ट्रिक डायपोल E के साथ 0 डिग्री पर था। तो 0 डिग्री पे मतलब इस P की डायरेक्शन इस E की डायरेक्शन के साथ थी। E इधर है तो P भी क्या था, इसी और था। यानी इसे हम ऐसे देखें, यहाँ पे अगर ये E की डायरेक्शन थी, थीटा डिग्री का 0 का मतलब E की डायरेक्शन ये है, और ये ही क्या है, P की डायरेक्शन भी है। तो इस कंडीशन में टॉर्क 0 था और ये स्थायी संतुलन की अवस्था कहलाती है। यहाँ पर अब ये डायपोल हिलेगा नहीं, ये संतुलित अवस्था में रहेगा। जबकि दूसरी कंडीशन, जब हमारे पास टॉर्क की वैल्यू आई थी PE, तो ये परम अस्थायी संतुलन कहलाता है। परम, सबसे अधिक जो इलेक्ट्रिक डायपोल है यहीं पर होगा। जब टॉर्क कितना होगा, PE होगा, तो ये परम अस्थायी संतुलन में होगा। और टॉर्क PE कब था, जब थीटा हमारे पास था 90 डिग्री। यानी हम इसे ऐसे दिखा सकते हैं कि अगर E को हमने ये लिया, इस डायरेक्शन में लिया है, तो P किस डायरेक्शन में है, P इस डायरेक्शन में है। तो इस कंडीशन में इन दोनों के बीच 90 डिग्री है, एंगल है, तो जो इलेक्ट्रिक डायपोल है वो अस्थायी संतुलन में होगा, अनस्टेबल कंडीशन में होगा। तो इस तरीके से हमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो उस पर हमने टॉर्क को कैलकुलेट किया, जो कितना आया, PE साइन थीटा,
और ये एक सदिश राशि होती है जिसकी यूनिट न्यूटन मीटर होती है, डायमेंशन ml/t-2 होती है और इसका जो हम डायरेक्शन लेते हैं ये स्क्रू के क्लॉकवाइज डायरेक्शन लॉ के अनुसार लेते हैं, यानी पेंच के दक्षिणावर्त नियम के अनुसार लेते हैं। इसकी दो वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, एक मैक्सिमम और मिनिमम। तो जो मिनिमम वैल्यू है इसे हम स्थायी संतुलन यानी परमानेंट स्टेबिलिटी की अवस्था कहते हैं, जबकि जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, P और E एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं, तो उस समय ये अस्थायी संतुलन की अवस्था में होता है और टाउ की डायरेक्शन PE के जो प्लेन होगा PE का इसके लंबवत अंदर की ओर होगी। तो इस तरीके से हमने समरूप विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बलागुण को कैलकुलेट कर लिया। थैंक यू।